नमस्कार साथियों। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज की क्लास आपकी काफ़ी लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और आज की क्लास में हम जो समझने जा रहे हैं वह हम बात करेंगे प्रश्नावली के बारे में। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? प्रश्नावली के बारे में। और इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम क्या क्या समझने वाले हैं? तो फ्रेंड, प्रश्नावली के अंतर्गत आज हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नावली से संबंधित परिभाषाएं, कि किस विचारक के द्वारा प्रश्नावली को किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। अर्थ की बात करेंगे, प्रश्नावली के प्रकारों की बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि प्रश्नावली की जो निर्माण की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को किन किन चरणों से होकर गुजरना रहता है। साथ ही साथ प्रश्नावली के महत्व, दोष और साथ ही साथ उनकी हम विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, समझते हैं कि प्रश्नावली क्या है और किस प्रकार से एक बहुत अच्छी प्रश्नावली को निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि प्रश्नावली वास्तव में हमारे अनुसंधान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देखिए, प्रश्नावली की जब बात की जाती है, यदि हम सरल शब्दों में समझना चाहें तो प्रश्नावली वास्तव में क्या हो सकती है। अनुसंधान के लिए जब भी कोई अनुसंधान किया जाता है, उस अनुसंधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूची हम इसे कह सकते हैं कि बात की जा रही है। फ्रेंड, प्रश्नावली के बारे में हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो यदि हम साधारण शब्दों की बात करें कि भाई प्रश्नावली क्या है, तो हम साधारण शब्दों में यही कहेंगे कि प्रश्नावली क्या है, वास्तव में अनुसंधान प्रक्रिया में उपयोग होने वाली एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची। साधारण शब्दों की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि साधारण शब्दों में हमने क्या कहा, प्रश्नावली को प्रश्नों की एक सूची। किसकी सूची है फ्रेंड? ये प्रश्नों की सूची। क्या है भाई? प्रश्नों की। हम इसे मानते हैं कि प्रश्नावली को क्या कहा जाएगा? प्रश्नों की सूची कहा जाएगा। और साथ ही साथ हम यह भी कहते हैं कि प्रश्नावली अनुसंधान के लिए, प्रश्नावली को हम क्या कहेंगे? अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है ना। कोई भी अनुसंधान हो, जब हम अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका, अनुसंधान में क्या है आपकी? महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। कौन? हमारी प्रश्नावली महत्वपूर्ण भूमिका। और साथ ही साथ हम यह भी कह सकते हैं कि प्रश्नावली के द्वारा हम कर क्या रहे हैं। वास्तव में यदि हम देखें तो प्रश्नावली के द्वारा हम कर क्या रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम फैक्ट कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि तथ्यों का एकत्रीकरण कर रहे हैं। तो हम इसे यह भी कह सकते हैं कि प्रश्नावली क्या है भाई? तथ्य एकत्र करने की एक प्रक्रिया। क्या कहा जा सकता है प्रश्नावली के लिए? तथ्यों को एकत्र करने की एक विधि या प्रक्रिया के रूप में भी प्रश्नावली को देखा जाता है। तथ्यों को एकत्र करने की प्रक्रिया, ठीक है ना, एकत्र करने की प्रक्रिया या विधि के रूप में, प्रक्रिया, या हम कह सकते हैं कि भाई प्रक्रिया है, या फिर हमारी क्या है, तथ्य एकत्र करने की विधि के रूप में भी हम प्रश्नावली को देख सकते हैं। और क्या खास बात आती है प्रश्नावली में? तो देखिए, प्रश्नावली एक ऐसी सूची है जिसे अनुसंधानकर्ता सूचनादाता के पास कैसे भेजता है? डाक द्वारा भेजी जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसे भेजी जा रही है प्रश्नावली? डाक द्वारा प्रेषित की गई प्रश्नों की सूची। कैसे की जा रही है? डाक द्वारा प्रेषित की गई प्रश्नों की, डाक द्वारा प्रेषित की गई प्रश्नों की सूची, प्रश्नों की को हमने क्या कहा भाई? प्रश्नावली कहेंगे। प्रश्नों की सूची को हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पर इसे क्या कहेंगे? प्रश्नावली कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पर बात आती है कि भाई प्रेषित, जो हमने शब्द लिया है कि प्रेषित, तो किसे प्रेषित की जा रही है, क्यों प्रेषित की जा रही है, किसके द्वारा प्रेषित की जा रही है ना। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि जब हम क्या करते हैं फ्रेंड? अनुसंधान करते हैं। क्या करते हैं? अनुसंधान जब हम करते हैं, तो अनुसंधान करते समय जो अनुसंधान करता है, अनुसंधान करता कौन है भाई? अनुसंधान करते समय जो अनुसंधान करता है, उसे क्या चाहिए रहता है? तो अनुसंधानकर्ता के लिए किसकी आवश्यकता होती है?
तथ्यों की, निश्चित बात है हमें क्या करना, तथ्यों को एकत्र करना अपने अनुसंधान के। हमें किसकी आवश्यकता है, तथ्यों की आवश्यकता है। और तथ्यों की प्राप्ति किससे होने वाली है, जो हमें तथ्य देने यानी कि सूचनाकर्ता, हमारे पास कौन है, अनुसंधान करता है एक, जो हम स्वयं हैं। और हमारे पास दूसरा व्यक्ति क्या है, सूचनादाता। कौन है फ्रेंड, सूचनादाता, जिसके द्वारा हम तथ्यों को एकत्र कर रहे हैं, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा सूचनादाता। क्या कहा जाएगा फ्रेंड, उसे सूचनादाता कहा जाता है। अब सूचनादाता के पास, किसके पास, जो हम प्रश्नावली भेजें, कहाँ भेजेंगे, सूचनादाता। कौन भेज रहा, तो अनुसंधानकर्ता के द्वारा सूचनादाता के पास, जो किसके द्वारा भेजी जा रही है, डाक द्वारा भेजी जा रही है। किसके द्वारा भेजी गई है फ्रेंड, ये हमें ध्यान रखना है कि डाक द्वारा, स्वयं लेके नहीं गए यहाँ पर, डाक द्वारा क्या किया गया है, प्रेषित कर दिया गया है। किसे प्रेषित कर दिया गया है, तो प्रश्नों की सूची को जो प्रेषित किया गया है, कहाँ पर, सूचनादाता के पास, तो उसे क्या कहा गया है, ये जो प्रेषित हुआ है, ये क्या कह दिया हमने, प्रेषित की गई है ना, इसे कह दिया हमने प्रश्नावली। क्या कहा गया फ्रेंड, डाक द्वारा सूचनादाता को प्रेषित की जाने वाली प्रश्नों की क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी आपकी प्रश्नावली। ये देखिए बिल्कुल सरल शब्दों में हमने समझा कि प्रश्नावली वास्तव में क्या है, तो अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली प्रक्रिया। और इस प्रश्नावली के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, प्रश्नों की एक सूची बना रहे हैं। प्रश्नों की सूची किससे संबंधित, ओबियसली हमारे अनुसंधान में, जो हम अनुसंधान कर रहे हैं उससे संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं। अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, तथ्यों को एकत्र करने वाली विधि या प्रक्रिया के रूप में हम इसे देखते हैं। किसके द्वारा प्रेषित की जाती है, वही डाक के द्वारा प्रेषित की जाती है। प्रश्नावली कहाँ भेजी जाए, तो अनुसंधान करते हैं, यानी रिसर्चर के द्वारा डाक से प्रेषित कहाँ की जा रही है, सूचनादाता के पास प्रेषित की जा रही है। क्लियर हुआ यहाँ पर। चलिए आगे बात करते हैं भाई। यदि हम अब परिभाषाओं को देखें कि हमारे जो विचारक रहे हैं, उन विचारकों के द्वारा किस प्रकार से हमारी प्रश्नावली को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है, वहाँ पर हम थोड़ी परिभाषाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इस विचारक के द्वारा हमारी जो प्रश्नावली है उसे किस प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। तो देखिए, यदि हम वास्तव में देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं पीवी यंग के द्वारा। पीवी यंग के द्वारा क्या कहा गया, प्रश्नों की ऐसी सूची जिसे कैसे भेजा गया, डाक द्वारा प्रेषित किया गया। पीवी यंग का कहना क्या रहा है, पीवी यंग क्या कहती हैं, पीवी यंग का कहना रहा है भाई, क्या रहा है, डाक द्वारा प्रेषित, बिल्कुल ध्यान रखना, हमें ज़्यादा नहीं रखना है, डाक द्वारा प्रेषित, डाक द्वारा प्रेषित प्रश्नों की, है ना। देखिए प्रश्नों की सूची तो है, लेकिन इनका खास क्या रहा है कि भाई इन्होंने कहा है कि जो डाक द्वारा भेजी जा रही है, भेजी किसे जाएगी, निश्चित बात है जो सूचना देने वाला है, तो सूचना देने वाले के पास भेज, किसके द्वारा भेजा, तो अनुसंधानकर्ता के द्वारा भेजी जा रही है, उसे पीवी यंग के द्वारा क्या कहा गया है, इसे कहा गया प्रश्नावली। क्या कहा गया फ्रेंड, प्रश्नावली कहा गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए गुड एवं हॉट क्या कहते हैं, गुड एवं हॉट का कहना क्या रहा है भाई, तो ये कहते हैं गुड एवं हॉट, गुड एवं हॉट का कहना क्या रहा है प्रश्नावली के बारे में, तो इनका कहना रहा है यह एक उपकरण है। इनके द्वारा क्या कहा गया यह है, सबसे पहले यह कहते हैं कि जो प्रश्नावली है वह क्या है, एक उपकरण। तो विशेष हमें क्या ध्यान रखना, सबसे पहली बात इन्होंने क्या कहा है कि प्रश्नावली क्या है, एक उपकरण है की बात की गई है। प्रश्नावली क्या है भाई, प्रश्नावली के बारे में गुड एवं हॉट क्या कहते हैं कि प्रश्नावली एक उपकरण है। और साथ ही साथ क्या खास बात की गई है, देखिए प्रश्नों की बात हमेशा हर विचारक रहेगा, यहाँ भी प्रश्नों की बात रहेगी, यहाँ भी प्रश्नों की बात रहेगी, क्योंकि वास्तव में जो प्रश्नावली है वह क्या है, प्रश्नों की सूची या प्रश्नों की आवली है। ठीक है, अब प्रश्नों की आवली तो वह शब्दावली सभी विचारकों में लगभग कॉमन रहेगी कि प्रश्नों की आवली कहेंगे, कोई कहेंगे प्रश्नों की सूची है, लेकिन जो मेन कीवर्ड है हम उस पर ध्यान देना है हमें कि
पीबी यंग के द्वारा डाक द्वारा प्रेषित की बात की गई। गुड एवं हॉट के द्वारा प्रश्नावली क्या है, प्रश्नों की एक सूची है जो एक उपकरण के रूप में यहाँ पर परिभाषित की गई है। और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो उत्तरदाता के द्वारा, या हम ये कह सकते हैं जिसे उत्तरदाता या सूचनादाता, उत्तरदाता या सूचनादाता, ठीक है ना, उत्तरदाता या सूचनादाता स्वयं भरता है। उत्तरदाता या सूचनादाता क्या करता है फ्रेंड, स्वयं भरता है। क्लियर हुआ। तो स्वयं भरने की बात भी किसके द्वारा की गई है, स्वयं भरने की बात भी गुड एवं हॉट के द्वारा की गई है। क्यों भरता है, देखिए निश्चित बात है, यदि मैं कहूँ कि भाई जो प्रश्नावली उसे सूचनादाता के ही द्वारा भरना पड़ेगा, क्योंकि जो अनुसंधान करता है वह उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि प्रश्नावली को डाक के माध्यम से भेजा जा रहा है। यदि मुझे कोई जानकारी लेना है, मैंने एक प्रश्नावली बनाई अपने अनुसंधान से संबंधित, आपको प्रेषित कर दी, अब निश्चित बात है वहाँ पर आप ही हैं, या आप स्वयं भरेंगे या आपके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वह प्रश्नावली को भरी जाएगी, ठीक है। लेकिन ये तो निश्चित है ना कि जो अनुसंधान करता है, जो रिसर्चर है, वह तो उसे नहीं भरने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए गुड एवं हॉट ने कहा सूचनादाता के द्वारा स्वयं भरी जाती है, एक उपकरण के रूप में प्रयोग की जाती है, ठीक है। वहीं पर हमारे जो अगले विचारक हैं वह क्या कहते हैं, जैसे हम बात करें सिन पाओ यंग की, है ना, इनका कहना क्या रहा है, सिन पाओ यंग क्या कहते हैं, सिन पाओ यंग, इनका कहना क्या रहा है भाई कि जो प्रश्नावली है वास्तव में वह क्या है, एक ऐसी अनुसूची है। इनका कहना क्या रहा, एक अनुसूची है, एक क्या है, अनुसूची है, इसका कहना रहा है विशेष। यह रहा सिन पाओ यंग का, ये क्या कहते हैं, जो प्रश्नावली है वह क्या है, वह एक अनुसूची है। देखिए अनुसूची जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि अनुसूची वास्तव में क्या है। लेकिन यहाँ पर सिन पाओ यंग का कहना क्या रहा है कि जो हमारी प्रश्नावली है वास्तव में वह क्या है, एक अनुसूची है, जिसे कि निदर्शन के रूप में, और क्या कहते हैं आप, जिसे कि निदर्शन के रूप में, जिसे कि निदर्शन या सैंपलिंग जिसे हम कहते हैं, निदर्शन के रूप में, अभी हम समझेंगे निदर्शन क्या होता है। निदर्शन के रूप में व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के पास, निदर्शन के रूप में व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, व्यक्तियों के पास। देखिए यहाँ पर व्यक्तियों को हम सूचनादाता भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, उत्तरदाता भी लिख सकते हैं, या व्यक्तियों के पास व्यक्ति भी लिख सकते हैं। व्यक्तियों के पास डाक द्वारा भेजी जाती है, किसके द्वारा भेजी जा रही है, डाक द्वारा भेजी जाती है, उसे क्या कहा गया है, उसे कहा गया है भाई क्या, प्रश्नावली कहा गया है, भेजी जाती है, उसे क्या कह दिया गया सिन पाओ यंग के द्वारा, उसे कह दिया गया है कि यह क्या है, यह प्रश्नावली होगी। क्लियर हुआ। तो सिन पाओ यंग क्या कहते हैं कि भाई एक प्रकार की अनुसूची है, ठीक है ना। गुड एवं हॉट उपकरण की बात करते हैं, और पीबी यंग सीधा कहते हैं कि भाई डाक द्वारा प्रेषित जो प्रश्नों की सूची है वह क्या है, वह प्रश्नावली होगी। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्नावली के प्रकारों की। यदि हम बात करें कि प्रश्नावली के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, देखिए सबसे पहले हम कुछ विचारकों को देख लेते हैं कि विचारकों के द्वारा कितने प्रकार की कहा गई है। तो यदि हम लुंडबर्ग की बात करें, भाई लुंडबर्ग ने कितने प्रकार से प्रश्नावली को बताया है, कि कितने प्रकार की प्रश्नावली, तो लुंडबर्ग क्या कहते हैं भाई, लुंडबर्ग का कहना रहा है कि प्रश्नावली 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार बताए गए प्रश्नावली के, 2 प्रकारों के बारे में लुंडबर्ग के द्वारा बात की गई है। पहला प्रकार यह कहते हैं कि तथ्य संबंधी प्रश्नावली, क्या कहा इन्होंने, तथ्य संबंधी प्रश्नावली, इसे बोल रहे हैं तथ्य संबंधी। अब तथ्य संबंधी प्रश्नावली क्या होगी, तो निश्चित बात है भाई प्रश्नावली के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के तथ्यों को एकत्र कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तथ्य संबंधी प्रश्नावली कहेंगे। निश्चित बात है, यदि हम देखें ध्यान से तो प्रत्येक प्रश्नावली के माध्यम से किसी न किसी अनुसंधान में तथ्यों को एकत्र किया जाता है,
तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रश्नावली है वास्तव में वह तथ्य संबंधी प्रश्नावली ही होंगी। दूसरा प्रकार इन्होंने बताया मनोवृत्ति संबंधी। दूसरा क्या बताया गया है? मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। दूसरे में यह क्या बात करते हैं कि भाई मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली होती। मनोवृत्ति का आशय क्या है? तो मनोवृत्ति का आशय भाई मैंने आपके मन की बात, फैक्ट कलेक्ट नहीं किए यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना गुणात्मक तथ्य है, तो मनोवृत्ति वास्तव में क्या है? गुणात्मक है। किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति अलग अलग हो सकती है, किसी विभिन्न किसी प्रकार के विषय को लेकर अलग अलग मनोवृत्तियां हो सकती हैं, किसी तथ्य को लेकर अलग अलग प्रकार की मनोवृत्तियां हो सकती हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं लुंडबर्ग कि भाई एक तथ्य यानी कि बिल्कुल हम फैक्चुअल डेटा की बात कर रहे हैं। यदि मैंने कहा कि किसी रूम के अंदर मैक्सिमम कितने बच्चे बैठ जाते हैं, मैक्सिमम, ठीक है ना, तो उन्होंने कि सर 100 बच्चे मैक्सिमम बैठ जाए, 100 से 101 बच्चा नहीं बैठ सकता। ये क्या तथ्य, फैक्ट है, यानी कि गणनात्मक है, सीधी की सीधी, वह क्वांटिटेटिव की बात यहाँ पे आ जाती। वहीं पर मैंने क्या कहा, दूसरा मनोवृत्ति की यदि मैं बात करता हूँ तो मनोवृत्ति का आशय क्या है? भाई मैंने 100 लोगों से पूछा, उन 100 लोगों से कहा आपको क्या पसंद है, या हाथी के आपको पसंद है, तो वहां पर बहुत से बच्चे सर मुझे तो पसंद है। अच्छा क्यों पसंद है, क्यों पसंद है? तो उसने अपने अनुसार रीजन बताया। मैंने कि आपको नहीं पसंद, तो क्यों नहीं पसंद, उन्होंने अपने। तो इस प्रकार की वृत्ति को हमने क्या कहा? मनोवृत्ति कहा है। तो क्लियर हुआ कि एक लुंडबर्ग के द्वारा दो प्रकार बताया गया, एक तथ्य संबंधी प्रश्नावली और दूसरी क्या है हमारी मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। क्लियर। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, कैथरीन केप्ट। कैथरीन केप्ट क्या बताती हैं? कैथरीन केप्ट, इनके द्वारा प्रश्नावली के बारे में क्या बात की गई है? तो इनके द्वारा प्रश्नावली के भी दो प्रकार बताए गए हैं। कैथरीन केप्ट के द्वारा भी दो प्रकार बताए गए। पहले प्रकार में यह कहती है संरचित प्रश्नावली। क्या कहती है फ्रेंड? संरचित प्रश्नावली। संरचित, पहला प्रकार इनके द्वारा क्या बताया गया कि भाई प्रश्नावली कैसी है? तो इन्होंने कहा कि संरचित प्रश्नावली है। संरचित यानी कि आपने प्रत्येक आधार पर सही तरीके से प्रश्नों का चयन करके प्रश्नावली का निर्माण किया गया है। उस प्रकार की प्रश्नावली को हम क्या कहेंगे? संरचित प्रश्नावली कहेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आपके तथ्य जो अनुसंधान है वह तथ्यात्मक है, तो वहाँ पर प्रश्न मनोवृत्ति से संबंधित नहीं होंगे, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हमने क्या कहा कि हम ये कहें कि हमने विचार पूर्वक प्रश्नों का चयन किया है, और विचार पूर्वक प्रश्नों का चयन करने के उपरांत ही प्रश्नावली का जो निर्माण किया जाता है, उस प्रकार के प्रश्नावली को क्या कहा जाता है? संरचित प्रश्नावली कहा गया है। दूसरा इन्होंने कहा असंरचित प्रश्नावली। दूसरा प्रकार इनके द्वारा क्या बताया गया फ्रेंड? तो यह बताया गया असंरचित प्रश्नावली। अब असंरचित प्रश्नावली क्या होगी? तो असंरचित प्रश्नावली देखिए, समय के अनुसार आप ये कह सकते हैं कि ये प्रश्न भी होंगे, तथ्य संबंधी भी होंगे, मनोवृत्ति संबंधी भी प्रश्न होंगे, या ये कह सकते हैं कि प्रश्नों की व्यवस्था अनुसंधान को ध्यान में रखकर तो की गई है, लेकिन कई बार हम यह देखते हैं कि प्रश्न भविष्यगामी भी हम उसमें रख लेते हैं। यानी विचार पूर्वक जो हम कहते हैं ना कि बिल्कुल फैक्चुअल स्टडी पर पहुंच जाना है, बिल्कुल तथ्यात्मक गणना पर पहुंचना, इस प्रकार से प्रश्नावली का निर्माण नहीं किया गया है, तो उसे हमने क्या कहा है? उसे कहा गया है भाई असंरचित प्रश्नावली। नेक्स्ट की बात करते हैं पीवी यंग। पीवी यंग के द्वारा प्रश्नावली के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? यंग के द्वारा पीवी यंग पहली प्रश्नावली बात करते हैं बंद प्रश्नावली। क्या बताया उन्होंने? बंद प्रश्नावली। किस प्रकार की प्रश्नावली की बात की? कि बंद प्रश्नावली। अब देखिए फ्रेंड, बंद प्रश्नावली क्या होगी? यदि मैं आपसे प्रश्न करता हूं, किस प्रकार का प्रश्न? मैंने आपसे एक प्रश्न किया है कि गांव में कितने बुजुर्ग हैं,
मैंने क्या प्रश्न किया कि गांव में कितने बुजुर्ग हैं, गांव में कितने बुजुर्ग, और मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा है, ए 100, बी 500, सी 1000 या डी 1000। अब देखिए, क्या मुझे बताइए, इस प्रश्न का जवाब देते समय आप स्वयं से कुछ लिख सकते हैं? आप कहीं से नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या है, बंद, कि भाई यदि 100 है तो हमें क्या करना पड़ेगा। निश्चित बात है, हमें यदि हमें पता है कि 100 है तो हम 100 पर टिक कर देंगे, या 500 है तो 500 पर टिक कर देंगे, 1000 है तो 1000 पर टिक कर देंगे, या 1000 से अधिक है तो 1000 से अधिक पर टिक कर देंगे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं, या इस प्रकार से प्रश्नों की जो सूची बनाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बंद प्रश्नावली। क्या कहा जाएगा उसे? बंद प्रश्नावली कहा जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रकार देखते हैं भाई। पीवी अंक के अनुसार दूसरा प्रकार क्या बताया गया है इन्होंने प्रश्नावली में। तो दूसरा प्रकार ये क्या कहती है पीवी अंक? दूसरा प्रकार में ये कहती है भाई खुली प्रश्नावली। क्या कहती है ये? खुली प्रश्नावली। दूसरा प्रकार इनके द्वारा क्या बताया गया है? खुली प्रश्नावली। अब देखिए फ्रेंड, खुली प्रश्नावली क्या होगी? क्वेश्चन में फिर वही लेता हूं कि आपके गांव में कितने बुजुर्ग हैं। क्या लिखा मैंने? कि गांव में कितने बुजुर्ग हैं, गांव में कितने, और यहाँ पर उत्तर देने के लिए मैंने आपको क्या दे दिया? रिक्त स्थान दे दिया। अब आप स्वयं भर सकते हैं भाई, 100 है, 500 है, 1000 है। तो इस प्रकार से प्रश्नों की जो सूची बनाई जाती है, जिसमें उत्तरदाता अपने अनुसार लिखने के लिए क्या होता है? स्वतंत्र होता है। भाई आपको कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा लगता है, मैंने स्पेस दे दिया आपको लिखने के लिए। आपकी मूलभूत आवश्यकता क्या है, मैंने लिखने के लिए स्पेस दे दिया। तो इस प्रकार से प्रश्नों की जो सूची रहेगी, वह प्रश्नावली क्या होगी? वह होगी आपकी खुली प्रश्नावली। क्या होगी फ्रेंड? वह होगी खुली प्रश्नावली। क्लियर हुआ? फिर तीसरा प्रकार बताते हैं ये संरचित प्रश्नावली। क्या बताते हैं? संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली जैसे कि अपन यहाँ समझ चुके हैं कि अपने अनुसंधान के अनुसार, अपना जो भी अनुसंधान रहा है उसके अनुसंधान के अनुसार जो प्रश्न बनाए गए हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक जो प्रश्न बनाए गए हैं विचार करके, और प्रश्नावली का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से बनी हुई प्रश्नावली को हम क्या कहेंगे? संरचित प्रश्नावली कहेंगे। क्लियर हुआ? चलिए इसी प्रकार हम बात करते हैं भाई, और देखते हैं इनका जो अगला रहा है संरचित। फिर कहती है असंरचित प्रश्नावली। क्या कहा इन्होंने? असंरचित चौथा प्रकार क्या बताया इन्होंने? असंरचित प्रश्नावली। ठीक है ना। इस प्रकार हमने यहाँ देखा था असंरचित में, सेम कॉन्सेप्ट वही है हमारा असंरचित प्रश्नावली के अंतर्गत। ये चार प्रकार हमारे किसके हैं? पीवी यंग के द्वारा। क्लियर है? यह जो एक आगे और बात की गई इनके द्वारा कि जैसे संरचित प्रश्नावली इनकी, ठीक है ना, और असंरचित प्रश्नावली, यह प्रश्नों के आधार पर हैं। ठीक है ना। और यह प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर, कौन से? प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर खुली और बंद प्रश्नावली है, और प्रश्नों के प्रकार के आधार पर संरचित और असंरचित प्रश्नावली बताई गई है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं हम। मूल रूप से यदि हम प्रकारों की बात करें, ये हमने देखे विचारकों के अनुसार कि विचारकों के अनुसार कितने प्रकार की हमारी प्रश्नावली है। बाकी हम आगे देखते हैं, आगे हम पाते हैं तथ्य संबंधी प्रश्नावली। क्या बात है? तथ्य संबंधी प्रश्नावली।
तथ्य संबंधी प्रश्नावली। दूसरा प्रकार क्या है यहाँ पर, तथ्य संबंधी प्रश्नावली वह प्रश्नावली होगी जो आपके अनुसंधान से संबंधित तथ्यों के प्रश्नों से ही संबंधित होने वाली है। वह क्या है, आपकी तथ्य संबंधी प्रश्नावली। यानी कि यहाँ पर हम किस प्रकार के तथ्यों की बात कर रहे हैं, गुणात्मक तथ्यों की बात यहाँ पर की जा रही है। दूसरी यदि हम बात करें तो मत या मनोवृत्ति से संबंधित प्रश्नावली। दूसरा हम क्या बात करते हैं, मत या मनोवृत्ति संबंधित प्रश्नावली। मत या मनोवृत्ति संबंधित प्रश्नावली, मनोवृत्ति से संबंधी। तो इस प्रकार की प्रश्नावली वह प्रश्नावली जिसमें तथ्य के रूप में किसे लिया जा रहा है, व्यक्ति के मत या व्यक्ति की मनोवृत्तियों को एकत्र किया जा रहा है, उस प्रकार के प्रश्नावली को क्या कहा जाएगा, मत या मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली उसे कहा जाएगा। संरचित प्रश्नावली, असंरचित प्रश्नावली। और क्या प्रकार हो सकते हैं भाई, बंद प्रश्नावली, बंद या जिसे प्रतिबंधित प्रश्नावली भी कहा जाता है, प्रतिबंधित प्रश्नावली। इसी प्रकार और देखें तो खुली प्रश्नावली, क्या है आपकी खुली प्रश्नावली। जैसे हमने देख लिया है खुली प्रश्नावली क्या होती है, जहाँ पर उत्तरदाता के लिए जो हमारा सूचनादाता है या उत्तरदाता है उसे स्वयं से स्थान रिक्त दिया गया, वह अपने अनुसार उन्हें भर सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, खुली प्रश्नावली के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, चित्रमय प्रश्नावली। इसकी बात की जा रही है, चित्रमय प्रश्नावली। अब भाई चित्रमय प्रश्नावली क्या होगा, या इस प्रकार की प्रश्नावली में किस प्रकार के प्रश्नों का समाहन होगा, या किस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न पाए जाएंगे। तो देखिए, जब मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रश्न क्या है मेरा, आपको क्या पसंद है, क्या बनाया मैंने, आपको क्या पसंद है। प्रश्न मैंने ये बना दिया, आपको क्या पसंद है। और यहाँ पर मैंने क्या किया गया है, देखिए उत्तर के रूप में मैं किस प्रकार से आपको दे रहा हूँ। तो देखिए उत्तर के रूप में मैंने क्या बनाया, चित्र बना दिए। सबसे पहले मैंने एक चित्र बना दिया, और इस पर मैंने टोबैको या गुटखा लिख दिया, चित्र बना हुआ है। इसी प्रकार मैंने दूसरा चित्र बना दिया, सिगरेट। तीसरा मैंने फिर चित्र बना दिया यहाँ पर, शराब। तो इस प्रकार से यदि हम चित्रों के आधार पर प्रश्नावली का निर्माण करते हैं, जिसमें आपके प्रश्न कैसे होने वाले हैं, चित्रों के माध्यम से ही पूछा गया है। और प्रश्न को देखते हैं कि भाई निम्न में से मंदिर कौन सा है। दूसरा प्रश्न मैंने क्या बनाया, निम्न में मंदिर है। अब मैंने यहाँ पर बना दिया भाई, चित्र ही बना रहा हूँ मैं। और इस प्रकार से मैं प्रकार से आप देखें कि भाई क्रॉस चर्च का, ठीक है ना, मस्जिद का, और इस प्रकार से गुम्बद कहाँ रहती है, मंदिर में रहती है। तो आप बता सकते हैं कि सर मंदिर क्या है, यह है। ठीक, तो जब आप किस प्रकार के प्रश्नों को रख रहे हैं, चित्र के माध्यम से प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं, या पूरी प्रश्नावली में चित्रों के माध्यम से ही आप जवाब चाहते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नावली को हम क्या कहेंगे, चित्रमय प्रश्नावली कहेंगे। यह प्रश्नावली मूल रूप से वहाँ पर प्रयोग सिद्ध हो जाती है जहाँ पर व्यक्ति शिक्षित नहीं है ना। हम कह सकते हैं अशिक्षित जनसंख्या के लिए उपयोगी, हम क्या कह सकते हैं,
जो हमारी अशिक्षित जनसंख्या है, इस प्रकार की जनसंख्या है अशिक्षित जनसंख्या के लिए उपयोगी, जनसंख्या के लिए उपयोगी। देखिए निश्चित बात है कि यदि हम एक अशिक्षित जनसंख्या से उस प्रकार के प्रश्नों को रखेंगे तो वह नहीं बता पाए, लेकिन चित्र तो देखती है, तो चित्रों के आधार पर वह जनसंख्या हमें बता सकती है कि यह क्या है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भाई, मिश्रित प्रश्नावली, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मिश्रित प्रश्नावली। अब मिश्रित प्रश्नावली क्या होगी, जब मिश्रित प्रश्नावली की बात आती है तो निश्चित रूप से हम यह पाते हैं कि एक ऐसी प्रश्नावली जिसमें आपके प्रश्न कैसे होंगे, चित्रमय प्रश्न भी होंगे, कुछ आपके प्रतिबंधित प्रश्न भी होंगे, कुछ आपके खुले प्रश्न भी होंगे। तो इस प्रकार से बनी हुई प्रश्नावली को हम क्या कहेंगे भाई, इस प्रकार से बनी हुई प्रश्नावली को क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा मिश्रित प्रश्नावली कहा जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं मिश्रित प्रश्नावली। तो यह हमारे मूल रूप से जो प्रकार हम देखते हैं कि मूल रूप से जो हमारे प्रकार पाए जाते हैं वह यह हैं। अच्छा यहीं पर एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे कई बार जैसे अनुसंधानकर्ता जब व्यक्ति को या हमारे सूचनादाता के लिए क्या भेजता है, प्रश्नावली भेज दिया, और एक समय सीमा रहती है प्रत्येक प्रश्नावली में, वह समय सीमा तक यदि प्रश्नावली वापस नहीं आती है, ठीक है ना, प्रश्नावली वापस नहीं आएगी, प्रश्नावली की सीमा जो दे रखी है कि भाई आपको 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने में प्रश्नावली को वापस भेजना है, अब प्रश्नावली नहीं आ रही वापस, तो क्या किया जाता, फिर एक अनुगामी पत्र होता है, क्या कहते हैं उसे, अनुगामी पत्र, क्या कहा जाता है उसे, अनुगामी पत्र, ठीक है। तो अनुगामी पत्र क्या होता है, यह पत्र जो अनुसंधानकर्ता के द्वारा सूचनादाता को प्रश्नावली भेजने के लिए रिमाइंडर होता है ना, प्रश्नावली भेजने के लिए, प्रश्नावली भरी हुई प्रश्नावली है ना, भरी हुई प्रश्नावली भेजने के लिए अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचनादाता को भेजा गया पत्र, अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचनादाता को भेजा गया पत्र, सूचनादाता को भेजा गया पत्र। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई अनुगामी पत्र क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए अनुगामी पत्र क्या होगा, कि जो ऐसा पत्र जो क्या है कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा भेजा जा रहा है, किसे भेजा जा रहा है, तो भाई सूचनादाता के पास भेजा जा रहा है। क्यों भेजा जा रहा है, क्योंकि एक समय सीमा तक सूचनादाता के द्वारा प्रश्नावली भर के प्रस्तुत या रिटर्न नहीं की गई है। इसे साधारण शब्दों में हम समझ सकते हैं कि रिमाइंडर, ठीक है ना, एक रिमाइंडर दे दिया गया है कि भाई इतना समय हो चुका, आप एक निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत हमारी प्रश्नावली भर के हमें वापस भेजने की कृपा करें या कष्ट करें, जो भी है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, क्या खास विशेषताएं होने वाली हैं भाई प्रश्नावली की। यदि अपन विशेषताओं पर एक नज़र डालें तो विशेषताएं क्या होंगी, चलिए बात कर लेते हैं भाई हमारे विशेषताओं के बारे में, प्रश्नावली की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। सबसे खास बात, प्रश्नों की संख्या कम होना चाहिए, है ना, क्या खास विशेषता रखनी है आपको, प्रश्नों की संख्या कम। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा संख्या रख दें, यदि ज़्यादा संख्या आप रख देंगे तो निश्चित बात है जो हमारा सूचनादाता है वह इतने प्रश्न देख के प्रश्न को भरेगा ही नहीं। जैसे मैं आपके पास कोई ऐसा प्रश्नों की सूची भेजता हूँ जिसमें 200 प्रश्न हैं या 100 प्रश्न हैं, तो अब आप क्या करें, उसके लिए आपको एक विशेष रूप से समय निकालना पड़ेगा जो आप नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन यदि मैंने आपसे 10 प्रश्न या 15 प्रश्न क्या पत्र भेजा तो निश्चित बात है
आप देखेंगे हाँ ठीक है, मैं 5 मिनट या 10 मिनट में देख कर उन्हें भर देंगे। तो इस प्रकार से प्रश्नों की संख्या क्या होनी चाहिए प्रश्नावली के अंदर, वही हो सकता है जितनी प्रश्नों की संख्या क्या रखना चाहिए, कम रखना चाहिए। अब प्रश्न कैसे होना चाहिए, तो भाई प्रश्न हमेशा क्या होना चाहिए, प्रश्न सरल एवं, प्रश्न सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए, और सरल के साथ साथ आसानी से उसका उत्तर दिया जा सके। तो हम कह सकते हैं सरल के साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, उससे शीघ्र बोधगम्य होना चाहिए, शीघ्र बोधगम्य हो। क्योंकि भाई यदि प्रश्न कठिन होते हैं तो निश्चित बात क्या हो जाएगी कि भाई मुझे याद ही नहीं आएगा ना कि इस प्रश्न का जवाब क्या है। और यदि प्रश्न सरल है तो निश्चित बात है त्वरित मुझे याद आ जाएगा और मैं उस प्रश्न का क्या कर सकता हूँ, जवाब दे सकता हूँ। तो प्रश्न किस प्रकार होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होने के साथ साथ सरल प्रश्न होना चाहिए और शीघ्र बोधगम्य प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न द्विभाषी नहीं होना चाहिए, प्रश्न क्या नहीं होना चाहिए, द्विभाषी या द्विअर्थी नहीं होना चाहिए, द्विअर्थी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि द्विअर्थी नहीं होना चाहिए कि आपने कोई प्रश्न पूछा गया है और उस प्रश्न का दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न से शामिल करने से अनुसंधानकर्ता को हमेशा क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। कि ऐसा नहीं कि किसी प्रश्न का जैसे हम कहें कि जिस हिंदी में दोहा आता है ना, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक आए, या खाए बौराए जग बापा ए बौराए। तो इस प्रकार वहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कनक के दो अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे प्रश्न का शामिल नहीं किया जाना चाहिए जिसके दो अर्थ हमारे निकल के आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और खास क्या होना चाहिए, प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए, है ना, प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए। भाई स्पष्ट क्यों होना चाहिए, तो निश्चित बात है ये अस्पष्ट प्रश्न रहेंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति क्या हो जाने वाली है, स्पष्ट ही नहीं है यदि प्रश्न, तो अनुसंधानकर्ता और सूचनादाता को जो तथ्य मिलने वाला है क्या वह स्पष्ट होगा, वह भी अस्पष्ट ही हो। प्रश्नों की पारस्परिक पुष्टि कर लेनी चाहिए, प्रश्नों की पारस्परिक पुष्टि कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई हम जो प्रश्न दे रहे हैं वह त्रुटिपूर्ण है, तो इस प्रकार के हम प्रश्नों को क्या कर लें, पहले ही उन्हें पुष्टि कर लें कि भाई ये जो प्रश्न दिए जा रहे हैं ये हमारे अनुसंधान से संबंधित हैं, प्रश्न सरल हैं, शीघ्र बोधगम्य है, प्रश्न छोटे हैं, ठीक है, प्रश्न की जो संख्या है वह कम है। मूलभूत हमें यह को ध्यान रखना चाहिए कहाँ पर, हमारे प्रश्नों को बनाते समय। क्यों उपयोगी है प्रश्नावली, तो हम सबसे पहला सवाल आप पता है हमने क्या कहा कि डाक द्वारा प्रेषित की जा रही है। तो यदि हमारा अनुसंधान एक विशाल जनसंख्या को लेकर है, ठीक है ना, जिस प्रकार हम देखते हैं कि भाई कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन कर रहा है, एक भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन किया जा रहा है और क्षेत्र यदि विस्तृत है तो वहाँ पर व्यक्ति जो अनुसंधान करता है वह व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति से मिल नहीं पा रहा, तो क्या करना है, वहाँ पर सबसे उपयोगी क्या होने वाली है, प्रश्नावली होने वाली है। तो हम देख सकते हैं विशाल जनसंख्या के अध्ययन के लिए, विशाल जनसंख्या के अध्ययन के लिए यदि विशाल जनसंख्या है वहाँ पर हमारी प्रश्नावली क्या है, उपयोगी है। विशाल जनसंख्या के लिए उपयोगी हमारी प्रश्नावली, ठीक है। और क्यों उपयोगी हमारी प्रश्नावली, हम देखते हैं कि हमें डाक द्वारा भेजनी है
तो हम ये कह सकते हैं भाई निम्नतम व्यय रहेगा हमारी प्रश्नावली में। भाई डाक द्वारा हमने प्रश्नावली भेज दी, तो हम ये कह सकते हैं व्यय हमारा क्या है, कम लगेगा। वहीं पर यदि हम व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते तो निश्चित बात है व्यक्ति, जब हम संपर्क कर रहे हैं व्यक्ति मिल पाया नहीं मिल पाया, हमारा आना जाना व्यय हमारा बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारे लिए प्रश्नावली काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर शामिल हो जाती है। यदि हम श्रम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई न्यूनतम श्रम, श्रम क्या लग रहा है हमारा, श्रम शामिल है। क्यों न्यूनतम श्रम शामिल है, कि भाई प्रश्नावली को हमने छपवाया और प्रश्नावली को भेज दिया। अब देखिए प्रश्नावली छपवाने में भी आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि भाई पेज क्वालिटी का होना चाहिए, जो निश्चित माप दी गई उसी माप में प्रश्नावली भेजी जानी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, प्रिंटिंग स्पष्ट होना चाहिए। यह कुछ विशेष बातें भी हमें ध्यान रखना पड़ेगी हमारी प्रश्नावली के निर्माण करते समय। ठीक है, क्या देख रहे हैं, हाँ जनसंख्या, विशाल जनसंख्या हमारी हो गई, न्यूनतम व्यय होगा हमारा, न्यूनतम श्रम हो चुका हमारा, और खास क्या होने आदि सुविधाजनक, है ना। और हम क्या देख सकते हैं, प्रश्नावली क्या है, एक सुविधा जनक भी है। सुविधाजनक इसलिए है कि हमें यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित नहीं करना पड़ रहा है, हम यहाँ बैठे हुए प्रश्नावली को पोस्ट कर देते हैं, डाक द्वारा भेज देते हैं, और जब हमारी प्रश्नावली रिटर्न आ जाती है या हमारे पास वापस आ जाती है भरी हुई प्रश्नावली का, तो उस प्रश्नावली के माध्यम से हम क्या करते हैं, तथ्यों का विश्लेषण कर लेते हैं, और उस विश्लेषण के आधार पर हम अपना अनुसंधान पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तंत्र एवं प्रमाणिक सूची, देखिए यहाँ पर जैसे हम कहते हैं ना कि आप कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं तो आप एक चीज़ देखते हैं कि आजकल सब जगह डॉक्यूमेंट में क्या हो, स्वयं प्रमाणित। तो इस प्रकार से जब प्रश्नावली के माध्यम से हमारे पास जो डेटा आ रहा है, जो तथ्य आ रहे हैं, वे व्यक्ति के द्वारा क्या होते हैं कि स्वतंत्र होते हैं और प्रमाणिक होते हैं। क्योंकि जो हमारा सूचना दाता है वह स्वयं प्रमाणित कि हाँ मेरे द्वारा दी गई है जानकारी क्या है, तथ्य। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम कुछ आकलन करने से भी यहाँ पर हम बच जाते हैं। स्वयं प्रशासित, और क्या महत्वपूर्ण होने वाला है भाई, और ख़ास क्या निकलने वाला है यदि हम प्रश्नावली का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम देखेंगे तुलनात्मक अध्ययन हम प्रश्नावली के माध्यम से कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमारे पास क्या जाती है, तुलनात्मक अध्ययन। क्यों ये संभव हो पाता है, तुलनात्मक अध्ययन इसलिए संभव हो जाता है हमारे लिए कि प्रश्नावली किसी एक व्यक्ति के माध्यम से नहीं आ रही, हमारे पास कई व्यक्तियों के माध्यम से जब हमारे पास प्रश्नावली आती है तो हम ये देखते हैं कि भाई एक प्रश्न का जवाब हमें किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ और दिया गया, किसी व्यक्ति के द्वारा और दिया गया। इस प्रकार हम उसकी कंपैरेटिव स्टडी या तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं। और कुछ खास हो सकता है, सांख्यिकीय प्रयोग संभव, एक और आ सकती है यहाँ पर यदि हम देखें, सांख्यिकीय प्रयोग संभव। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, ये हमारे कुछ महत्व संभव है। आगे यदि हम बात करें कि यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, अब मैंने कहा ना कि प्रश्नावली की जो माप, प्रश्नावली की माप क्या होती है, प्रश्नावली की पेपर क्वालिटी तो आपको अच्छी रखनी ही रखनी है, साथ ही साथ जो आपकी इंक है वह भी अच्छी रखना। लेकिन साथ ही साथ ये माप कई बार पूछा गया है कि प्रश्नावली का माप क्या होता है, तो प्रश्नावली का माप 8 to 10 इंच। देखिए कहीं कहीं आपको 10 मिलेगा और कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, 11 भी मिलेगा, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार
लेकिन ये दोनों माप जो है कि साथ आपको कभी नहीं मिलने वाले, तो ये दोनों माप आपको ध्यान रखने होंगे, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम में आपको 8×10 को भी राइट आंसर माना गया है और कहीं कहीं 8×11 को भी राइट आंसर माना गया है, तो दोनों आप फैक्ट याद रख सकते हैं। क्लियर? यही माप जो है आपकी प्रश्नावली का होना चाहिए। यदि यह माप है तो ही आपकी प्रश्नावली एक वैलिड प्रश्नावली कहलाएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। यदि देखिए इतनी हमारे पास महत्व है, तो प्रश्नावली के कुछ हम कह सकते हैं कि दोष या सीमाएं भी होंगी। दोष या हमने कहा कि कुछ सीमाएं भी हमारे पास प्रश्नावली की निकल के आएंगी, तो भाई बिल्कुल निकल के आए। कहते हैं ना कि भाई एक सिक्के के दो पहलू तो कम से कम होते ही हैं, ज़्यादा एक और होता है, 3 भी होते हैं, तो 2 तो हमारे पास हैं ही। यदि हानि है तो लाभ है, महत्व है तो दोष भी होंगे। चलिए प्रश्नावली के क्या दोष हमारे सामने आते हैं, तो यदि हम दोषों की बात करें तो सबसे पहली बात यह निकल के आती है कि अशिक्षित जो हमारा जनसंख्या रहेगी वहाँ पर प्रश्नावली का प्रयोग करना ज़्यादा से ज़्यादा संभव नहीं हो पाता है। ये हम देख सकते हैं अशिक्षित लोगों के लिए क्या हो जाएगी, अनुपयुक्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अशिक्षित जनसंख्या के लिए अनुपयोगी। अनुपयोगी। देखिए अब यदि आप कहेंगे कि सर हमने चित्रमय प्रश्नावली की बात तो की है, हम पूरी प्रश्नावली को चित्रमय नहीं बना सकते हैं ना। देखिए कई प्रकार के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिन्हें आप चित्र में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि समस्त प्रश्नों को चित्र फॉर्मेट देना संभव नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं यह इसका हम दोष देखते हैं कि हमारे ये दोष हो सकते हैं। और क्या होगी, तो हम कहते हैं अपूर्ण सूचनाएं। देखिए कई बार यह हमारे सामने देखा गया है कि व्यक्ति क्या करता है, प्रश्नावली को पूरा ना भर के आधी भरी हुई प्रश्नावली को ही वापस कर देता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि हमारी प्रश्नावली में जिन प्रश्नों का हमें जवाब चाहिए था वह अधूरे भरे हैं, इसलिए अपूर्ण सूचनाएं हमारे पास आ पाती हैं। प्रतिनिधित्व निदर्शन असंभव। देखिए प्रतिनिधित्व निदर्शन असंभव इसलिए हो जाता है कि व्यक्ति या जो अनुसंधान करता है, मैंने सपोज करें भाई आपके लिए प्रश्नावली भेजी है, अब क्या यह निश्चित है कि वो प्रश्नावली आपके द्वारा ही भरी गई है? तो इस प्रकार से हमारा जो प्रतिनिधि निदर्शन रहता है वह हमारा क्या रह जाता है, असंभव रह जाता है। गहन अध्ययन असंभव। गहन अध्ययन असंभव। गहन अध्ययन भी हमारा असंभव रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वह निश्चित बात है प्रश्नावली जब अधूरी भरी आएगी तो हम उस पर विशेष या विस्तृत अध्ययन कैसे कर पाएंगे? संभव ही नहीं है ना। वहाँ पर कर सकते हैं क्या भाई? कर ही नहीं सकते। जब गहन अधूरा है कोई चीज़, तो अधूरे पे हम गहन अध्ययन कैसे कर पाएंगे? तो वह भी हमारे लिए क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। विश्वसनीयता का अभाव, भाई यह भी हमारे पास ही रहेगा। मैंने कहा ना कि भाई जब निदर्शन किस प्रकार का है, सॉरी, जब प्रश्नावली अधूरी भर के आई हमारे पास, तो हम कैसे मान लें कि जो जानकारियां हैं वह पूर्ण जानकारियां होंगी? व्यक्तिगत आधार पर व्यक्ति का पूर्वाग्रह भी शामिल होता है, व्यक्ति की स्वयं की मनोवृत्ति भी शामिल होती है। तो इस आधार पर कई बार विश्व जो हमारे तथ्य प्राप्त किए जाते हैं वह कैसे हो जाते हैं, अविश्वसनीय हो जाते। और खास क्या हो सकता है, क्या कमी आ सकती है? और सबसे बड़ी कमी है उत्तरदाता का, उत्तरदाता
का उत्तर देते समय जो उत्तरदाता है वह उत्तर देते समय क्या करता है? हाँ, उत्तरदाता को अनुसंधानकर्ता का अभाव, अनुसंधानकर्ता का अभाव। भाई निश्चित बात है, हम डाक द्वारा भेज रहे हैं ना प्रश्नावली को, तो डाक द्वारा भेज रहे हैं। यदि किसी प्रश्न को तात्कालिक रूप पर जो हमारा सूचना दाता है वह नहीं समझ पा रहा है, तो स्थिति क्या होगी? वह स्वयं से या तो उस प्रश्न को छोड़ देगा या कुछ गलत भर देगा। लेकिन वहीं पर यदि उस व्यक्ति के लिए क्या चाहिए कि अनुसंधानकर्ता का वहां पर उपस्थित होना आवश्यक है। यदि वह उपस्थित होगा तो निश्चित बात से प्रश्नावली का वह प्रश्न हम भर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ पर? और कोई कमी यहाँ पर हमारे सामने आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। तो हम देखेंगे भावनात्मक प्रेरणा का अभाव। और हम क्या देख सकते हैं? भावनात्मक प्रेरणा का अभाव। यदि कोई प्रश्न ऐसा है जो कि व्यक्ति विशेष की भावनाओं को प्रभावित कर रहा है, तो वहाँ पर व्यक्ति क्या चाहेगा कि उसे भावनात्मक या मोरल सपोर्ट मिलनी चाहिए। लेकिन अनुसंधानकर्ता की अनुपस्थिति में वो उसे भावनात्मक सपोर्ट ना मिलने के कारण वह प्रश्न छोड़ा जा सकता है। तो ये हम देखेंगे कि हमारी प्रश्नावली में कई महत्व या कई लाभ होने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के दोष या विभिन्न प्रकार की सीमाएं हमारी प्रश्नावली में होती हैं, जिनके कारण हम पूर्ण रूप से यह नहीं कह सकते हैं कि नहीं, यदि प्रश्नावली जो हमें प्राप्त हुई है वह 100% सत्य है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। यदि हम निर्माण प्रक्रिया की बात करें कि भाई प्रश्नावली को किस प्रकार से हम बनाते हैं, तो मूल रूप से देखिए हमने जो बात की कि भाई जो महत्व हमें ध्यान रखना है, विशेषताएं हमें जो ध्यान रखना है, उन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही हमें प्रश्नावली का क्या करना है? निर्माण करना है। क्लियर हो फ्रेंड्स? तो आज हमारी क्लास के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने बात की प्रश्नावली के बारे में कि प्रश्नावली क्या है। मूल रूप से प्रश्नों की सूची है, अनुसंधानकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तथ्यों की एकत्र करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया डाक द्वारा भेजी जाती है। आगे हमने क्या देखा? विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं की बात की हमने। प्रश्नावली से संबंधित पीवी यंग के द्वारा डाक द्वारा प्रेषित की जाने वाली गुड एवं हॉट के द्वारा उपकरण या उत्तरदाता सूचनादाता द्वारा स्वयं भरी जाती है। तिन पाव यंग के द्वारा क्या कहा गया है कि भाई अनुसूची है, ठीक है ना। और हमने बात की प्रकारों के बारे में, तो हमने प्रकार देखे लुंडबर्ग के अनुसार 2 प्रकार की प्रश्नावली के बारे में बात की, तथ्य संबंधी प्रश्नावली, मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली। कैथरीन केफ्ट के अनुसार 2 प्रकार की, संरचित असंरचित। पीवी यंग के अनुसार बंद प्रश्नावली है, खुली प्रश्नावली है, ठीक है ना। इसी प्रकार संरचित और असंरचित प्रश्नावली किसके द्वारा है? पीवी यंग के अनुसार। वहीं पर मूल प्रकारों में हमने क्या क्या देखे? तथ्य संबंधी प्रश्नावली, मत मनोवृत्ति संबंधी प्रश्नावली, संरचित असंरचित प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली या खुली प्रश्नावली, चित्रमय प्रश्नावली जिनमें हम चित्रों का प्रयोग करके प्रश्नावली को बनाते हैं। इसी प्रकार मिश्रित प्रश्नावली जिसमें हमारे प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित प्रश्नावली कहेंगे। साथ ही साथ हमने अनुगामी पत्र की बात की। अनुगामी पत्र क्या होता है? जब अनुसंधानकर्ता के द्वारा सूचनादाता को प्रश्नावली भेजी जाती है और एक निश्चित समय के उपरांत प्रश्नावली भरकर वापस नहीं आती है, तो अनुसंधानकर्ता के द्वारा सूचनादाता के लिए जो पत्र लिखकर भेजा जाता है, इसके लिए कुछ प्रश्नावली वापस करने के लिए, है ना, भेजा गया पत्र को क्या कहा जाता है? अनुगामी पत्र कहा जाता है। इसी प्रकार कुछ विशेषताओं को हमने ध्यान रखा। विशेषताओं में क्या देखा? प्रश्नों की संख्या हमें देखनी रहेगी, सरल प्रश्न होना चाहिए, शीघ्र बोधगम्य द्व्यर्थी नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, प्रश्नों की पारस्परिक पुष्टि होना चाहिए। और साथ ही साथ हमने माप की यदि बात करें तो माप हमने क्या देखा? प्रश्नावली का माप है 8x10, ठीक है ना। ये हमने माप की बात की। प्रिंटिंग बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, और जब हम प्रश्न बना रहे हैं तो हमारा उद्देश्य निश्चित होना चाहिए। नेक्स्ट हमने महत्व की बात की। विशाल जनसंख्या के लिए उपयोगी है, निम्नतम व्यय है, न्यूनतम श्रम है, सुविधाजनक है, हमारे लिए स्वतंत्र एवं प्रमाणिक सूचना मिल जाती है, स्वयं प्रशासित तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, सांख्यिकी का उपयोग संभव हो जाता है। लेकिन कुछ
सीमाएं या दोष भी हमने यहाँ पर देखे। अशिक्षित वर्ग के लिए संभव नहीं हो पाती है, अपूर्ण सूचनाएं मिल पाती है, प्रतिबंधित निदर्शन असंभव हो जाता है, गहन अध्ययन संभव नहीं है, विश्वसनीयता का अभाव हो जाता है, उत्तरदाता को अनुसंधानकर्ता का अभाव, इसी प्रकार भावनात्मक प्रेरणाओं का भी यहाँ पर अभाव होता है। तो फ्रेंड, यह हमने आज प्रश्नावली की बात की। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम इसी आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुसूची या शेड्यूल के बारे में। बने रहिए फ्रेंड्स हमारे यानी सज्जन के परिवार के साथ, और वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन की प्राप्ति हो।